अब हम नहीं बोलेंगे। हम सब जानते हैं कि ये 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। कहने का मतलब एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ मूलभूत कार्य करता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, साथ-साथ न्यूट्रिशन हो गया। अंगों की संरचनात्मक इकाई जो है, वो सेल कहलाती है। यानी हमारे पूरे बॉडी का जो मेन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसे हम सेल कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम छोटी ईंट से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़ करके भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक सजीव का निर्माण करती हैं। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा लिया था जो एक निर्जीव स्लाइड था, निर्जीव कॉर्क था। और जैसे कि ये मान लो कि किसी वुड लकड़ी का बना हुआ जो कार्क आता है वो है, वो काटा हुआ था। उसका सामान्य आवर्धक उसको जो है ना क्या किया इन्होंने, उसकी कटिंग को लेकर के जो आवर्धक यंत्र था, यानी कि जो ऐसा यंत्र जो छोटी चीजों का बड़ा इमेज बना सकता था, उस आवर्धक यंत्र की सहायता से उसका अध्ययन किया कॉर्क का। कॉर्क क्या होता है? ये पेड़ की छाल का एक भाग होता है, यानी डेड हिस्सा होता है। पेड़ की छाल जनरली डेड होती है, याद रखिएगा। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन किया। जब उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को देखा माइक्रोस्कोप पे रख के, तो वो बहुत सारा चेंबर जैसा दिखा कि छोटा-छोटा उसमें चेंबर चेंबर जैसा बना हुआ था, जिसको कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से जैसा वो दिखा, जो इस तरीके से दिखेगा जैसे कि आपको हनीकॉम्ब का जो उसका छोटा-छोटा वो बना रहता है घर, जहाँ पे वो शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खी, वैसा दिखता है। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए, ऐसा दिखाई दिया। और दूसरा कंपेयर आप ये कर सकते हो, जैसे आप घरों में ईंटें को लगा करके आप घर बनाते हैं, वो ईंट की जो संरचना सजी रहती है, वो एकदम सेल के जैसी दिखती है। दूसरा छोटा-छोटा यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, जैसे ये बहुत सारा जो होल आप देख रहे हो, एक पार्टिकुलर चेंबर को आप बोलोगे सेल, ठीक है? उसी तरीके से ये सेल हो गया पूरा। रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं, जो थोड़ा जूम करके अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, इसमें बहुत सारा छोटा-छोटा चेंबर दिखेगा, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में दिखता है। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ जो है, एक छोटा-सा जो चेंबर है अथवा बॉक्स भी आप बोल सकते हो, एक दूसरे से एक दीवार के द्वारा एक विभाजन पट्टी के जैसा अटैच था। जैसे मान लो ये एक है, ये दूसरे से अटैच्ड है, तो ये कहीं न कहीं इससे अटैच्ड है ना? तो आपस में एक दीवार के द्वारा दोनों जुड़ा हुआ था, या बोल सकते हो उसको विभाजन पट्टी के द्वारा अलग था। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को, यानी प्रत्येक चेंबर को, इस प्रत्येक चेंबर को उन्होंने सेल नाम दिया। यह बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में डेड कोशिकाएं थीं। जो उन्होंने देखा था वो डेड सेल्स थे। जो कॉर्क का जो सेल था वो डेड था। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड सेल था, तो वो जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाए। बट जो सजीवों का जो जीवित सेल है उसको संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाना संभव हो पाया। ये कब? जब इसकी खोज हो पाई थी तब। ये संवर्धित माइक्रोस्कोप थी, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से डायरेक्ट सजीवों के सेल्स को हम नहीं देख पा रहे थे, इसलिए संवर्धित जो ये इंस्ट्रूमेंट बना था, संवर्धित सूक्ष्मदर्शी, इसके इनोवेशन के बाद ही, इसके आविष्कार के बाद ही हम देख पाए थे क्या? तो जीवित सेल्स को। इसकी खोज के बाद ही देखा जाना सब हो पाया था। रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के लगभग, यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक डेड सेल पे एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि वो सेल कैसा दिखता है। उसके लगभग 150 वर्ष के बाद किसी भी कोशिका के बारे में पता चला, और 150 वर्षों के बाद भी कोशिका के विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। यानी अगर 1665 में आप 150 जोड़ दो, इतने साल के बाद, यानी कि 1815 तक लोगों को बस इतनी ही जानकारी थी, कम जानकारी थी किसके विषय में? सेल के विषय में। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। आज हमें बहुत कुछ पता है सेल के बारे में, कि सेल क्या काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक के द्वारा ही संभव हो पाया है। ये ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि बहुत अधिक जो मैग्नीफाइंग क्षमता वाला एक हमारा अब आया था, क्या? माइक्रोस्कोप या यंत्र बोलो, जो छोटी चीजों का बड़ा प्रतिबिंब बनाता था। इसी को उस आवर्धन क्षमता वाले लेंस से, उस आवर्धन क्षमता वाले किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी आई इसके द्वारा जब सेलों का स्ट्रक्चर का स्टडी किया गया, तो इन सब चीजों के बारे में आज हमें ज्यादा पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन सब चीजों के कारण ही, कि आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ले आए, बहुत अच्छी क्षमता वाला आपके पास सूक्ष्मदर्शी आ गया, इसकी वजह से संभव हो पाया था। भवन के लिए सेल क्या है? भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनाएं हैं। घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ईंटा चाहिए होगा। घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईंट।
हमारे बॉडी को बनाने में भी ईंट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे बॉडी का जो ईंट है वो सेल है। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि उस छोटे से स्ट्रक्चर को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे घर का अगर नींव रखा जाता है तो पहले एक ईंटा का, आप लोगों के यहाँ जिनके यहाँ भी भूमि पूजन हुआ होगा, ईंटा की पूजा की जाती है, तो एक ईंट यानी कि वो स्ट्रक्चर मेन यूनिट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे सेल हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, इकाई है पूरे बॉडी का। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है। भवन निर्माण में आप देखे होंगे कि एक समान ईंटों का प्रयोग हो रहा है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। सब चीज अलग अलग है। कोई कभी देखोगे किसी दूसरी कंपनी का ईंट आ गया, दूसरी कंपनी का ईंट आ गया, कहीं ना कहीं उनके डिजाइन में, शेप में, साइज में चेंजिंग आपको दिखने को मिलेगा, जो अलग, दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। इसका ये कारण क्या है कि जो मान लो ए बी सी, ये 3 कैटेगरी है ईंटों की, सबकी बनावट अलग होगी क्योंकि सब अलग अलग जगह पे बने होंगे। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। हमारे ये जो सजीव जगत है यानी लिविंग वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, लेकिन वो सभी सेल से बने हैं। नो डाउट सबका जो शरीर है वो अलग है और सबकी बॉडी के सेल्स अलग होंगे, लेकिन सभी सेल से मिलके बने हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचनाएं अधिक जटिल होती है। एक नॉन लिविंग थिंग्स का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर, वो आपको उतना कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा जब एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल आप निकाल के देखते हैं तो। मुर्गा का अंडा हमें आसानी से दिखाई दे देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो साइज में बड़ा है, सिंगल सेल का होने के बावजूद, इसलिए हमें वो दिख जाता है। और वो कोशिकाओं का समूह नहीं है, वो सिंगल सेल ही है। ईंट की दीवार जैसे यहाँ दिखाई गई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत छोटा बड़ा डिफरेंट काइंड्स का ईंट यूज किया गया है, सबकी साइज शेप अलग है। उसी तरह हमारे बॉडी में बहुत तरीके के सेल होते हैं, छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लंबा होता है, कोई तर्करूपी होता है। तर्करूपी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा होता है, किनारे पे वो थोड़ा पतला होता है, बीच में थोड़ा मोटा होता है, और ऐसे इसके अंदर न्यूक्लियस बना रहता है। प्याज की ये सेल है, प्याज का इसके बारे में भी बता देते हैं। जब कभी भी आप प्याज को छीले होगे तो एक व्हाइट कलर का उसका पार्ट आता है, उसको आप चिमटे से, पीन से, किसी भी सहायता से निकाल के उसका कटिंग ले करके, वो जो कांच की स्लाइड होती है वहां पे थोड़ा पानी रख के उस पर आप देखोगे रख के, और इस पर थोड़ा सा मिथिलीन ब्लू डाल देना या आयोडीन सोल्यूशन। जब डाल दोगे तो आयोडीन सोल्यूशन इस पे इक्वली फैल जाएगा, यानी सभी पार्ट को रंगीन बना देगा। और आप जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे तो आपको एकदम इस तरह दिखेगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा। यहाँ पे देखोगे एक चैम्बर दूसरे से छोटे छोटे लाइन के द्वारा अलग है, यानी कि एक सेल जो है दूसरे सेल के द्वारा अलग है, क्योंकि एक सेल के भीतर का जो पदार्थ होता है दूसरे सेल के भीतर के पदार्थ को, साइटोप्लाज्म को, उसके ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि वो दूसरे में नहीं आ जा सके। लेकिन जाना भी है तो वही चीजें आ जा सके जो जरूरी है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और छोटे छोटे जो डॉट्स आप देख रहे हो, थोड़ा जूम कर देते हैं, दे आर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। मुर्गी का अंडा एक सिंगल सेल है तथा आकार में बड़ा होने के कारण हम इसे अपने ओपन आइज से देख पाते हैं। पिछले क्लासेस में जो आप लोग को पढ़ाना था, यहीं से पढ़ाना था, जो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरू करते हैं। सजीवों में कोशिका की संख्या, साथ साथ उसकी आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। सही बात है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? साइंटिस्ट की बात की जा रही है। तो वो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी को जब लगाते हैं तो छोटी चीज को भी वो बड़ा दिखा देता है, जिसकी सहायता से साइंटिस्ट भी स्टडी कर पाते हैं। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। अभिरंजक वैसा चीज हो गया जो एक एक तरीके से कलर देता है। ये क्या देता है? कलर देता है। जैसे मान लो ये सेल है, जैसे अभी ओनियन वाला आप लोगों ने पढ़ा, तो ये तो मान लो किसी लाइट कलर का है, तो इस पूरे पूरे पार्ट को एक समान ट्रीट करने के लिए यहाँ पे मिथिलीन ब्लू, आयोडीन सॉल्यूशन, ये जो डालते हैं इसी को अभिरंजक बोलते हैं। तो किसी भी सेल का स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है जिसको अभिरंजक बोलते हैं। इसको डाल करके आप इस तरह का स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं। जब आप इसमें डालेंगे तो सब पे बराबर फैल जाएगा और एक कलर शो करने लगेगा, जिसकी वजह से स्टडी करना आसान हो जाता है। उसी को बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक जो है अभिरंजक का उपयोग करते हैं और स्टडी आसान हो जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं पृथ्वी पर। वो आकृति एवं साइज में भिन्न है, सबका साइज अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी विभिन्नता है। कोई एक सेल का बना है तो कोई करोड़ों सेल का बना है। सबकी बनावट अलग है तो अलग अलग टाइप के सेल यूज किए गए हैं, बट ये बात है कि सभी सेल से मिलकर बने हैं। इसके बारे में पढ़ना है। कोशिकाओं की संख्या, किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं, जो देखने में अलग होती हैं। न्यूरॉन सेल्स का शेप अलग होता है, अभी देखेंगे हम लोग।
जो हमारे बहुत सारे जो फैटी ब्लड सेल्स अलग होते हैं, बहुत सारे तर्करूपी सेल्स पाए जाते हैं बॉडी में, वो अलग होते हैं, सबका शेप साइज अलग होगा। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। कोशिकाओं का जो समूह होता है, मान लो ग्रुप ऑफ सेल्स को एक जगह इकट्ठा करते हो, वो अनेक प्रकार का काम करता है। यहाँ पे नीचे दिया गया है डिफरेंट काइंड्स का सेल, थोड़ा एक बार लुकआउट कर लो। ये है ब्लड सेल, ये है आपका न्यूरॉन, ये है तर्करूपी सेल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गोलाकार ब्लड, लाल ब्लड वाले जो आपके ब्लड कोशिकाएं हैं, गोलाकार ब्लड सेल्स हैं। तर्करूपी पेशी कोशिका ये है, और ये लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। ये है सभी कोशिकाएं, लेकिन सबकी आकृति अलग है। उसी चीज को यहाँ पे अब समझाया गया है कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। याद रखना है आप लोगों को। जल्दी खत्म कर देंगे चैप्टर को। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जो एक सेल का बना होता है उसको सिंगल सेल बॉडी बोलते हैं या यूनिसेलुलर बोलते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम संख्या होती है, कम होती है, और उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उनकी बॉडी में अगर कम सेल है तो उनके काम को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो खाना भी खाते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, यानी मल त्याग भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, सब काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बॉडी में कम सेल है तो उसको किसी तरीके का अफेक्ट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब काम परफॉर्म करेंगे। इसका जस्ट एग्जाम्पल नीचे में दिया है कि एक सिंगल सेल का जो अमीबा है, पारामीशियन है, वो अपने सारे काम करते हैं बिना डिस्टर्ब हुए किसी चीज में। और हमारे पास बहुत सारे सेल भी, हम खरबों सेल के बने हैं, तो भी हम उन सभी कामों को करते हैं जो एक बेचारा अमीबा करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक सिंगल सेल हुआ है, जिसको जाइगोट बोलते हैं, जो एक निषेचित अंडा है, क्योंकि इसमें अंडा ही निषेचित हो जाता है। निषेचित अंडा मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि मल्टीप्लाई डिवीजन करता है, मल्टीपल डिवीजन इसको बोलते हैं, तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ये बहुत तेजी से होता है। ए और बी को देखना है, यहाँ पे अमीबा को दिखाया गया और पारामीशियन को दिखाया गया है। दोनों जीव सिंगल सेल के बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब होता है एक सेल से बना हुआ। यहाँ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इरेज करके बताते हैं। ये जो इसका उभार ऐसा निकला हुआ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, सीडोपोडिया बोलते हैं। जो इस तरीके से पूरे बॉडी को ऐसे निकालते निकालते यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। और इसका क्या काम है, किसी को याद है? ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि चलने में, खाना खाने में हेल्प करता है। अगर खाना इसके बीच ऐसे गति करते हुए आ गया तो ये इसको बंद कर देता है, चलने में मदद करता है। पारामीशियम में ये सीलिया पाया जाता है, जो इसको चलने में मदद करता है, ठीक है। और इस पेसिडोपोडिया को हम पाद या पदाप भी बोलते हैं। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल बॉडी, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मल्टीपल सेल बॉडी। यूनिसेलुलर में एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर में एक से अधिक सेल होते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं, यानी हम जो भी काम करते हैं वो सारे काम करते हैं एक सेल वाले जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है और पचाता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि और प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं। जैसे कल भी बताया था कि बहुत सारा जो सेल का एक ग्रुप मिल करके श्वसन का काम करेगा, बहुत सारा सेल का ग्रुप मिल करके आपके पाचन का काम करेगा। तो हर एक अलग अलग काम को करने के लिए एक टाइप का जो सेल है वो ग्रुप बना के काम करता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करता है, यानी अगर कोई बोले कि कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है तो उत्तक का, तथा विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। और बहुत डिफरेंट काइंड्स का उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करता है। अगर सेल के ग्रुप से मैं बोलूं कि सेल के ग्रुप से क्या बनता है तो क्या बोलोगे आप लोग? टिश्यू। सेल से बना टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन। टिश्यू सिस्टम ना। और टिश्यू सिस्टम मिलके बना देगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। याद रहेगा सबको? यस मैम। ठीक है। तथा विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं, यहां तक तय है।
जैसे मैंने यहाँ समझाया था कि बहुत टाइप का जो सेल होता है डिफरेंट डिफरेंट काम को करते हैं। जैसे ए टाइप का अगर सेल का ग्रुप है, एक ही टाइप का सेल है और सबका नाम है ए, वो खाना का काम कर रहा है। बी टाइप का सेल पाचन का काम करेगा, सी टाइप का सेल एक्सक्रीशन का काम करेगा, डी टाइप का सेल रेस्पिरेशन का काम करेगा। उस चीज को मैंने समझाया था। कोशिका की आकृति, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई फिक्स आकृति नहीं है, क्योंकि वो बार बार अपनी आकृति को बदलता रहता है। और इसके शरीर से, इसके मुख्य शरीर से एक बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई का एक लंबा सा प्रवर्ध निकलता है, जिसको पदार्थ बोलते हैं या पेसिडोपोडिया बोलते हैं। जैसे कि आप 7 में पढ़ चुके हैं, यह प्रवर्ध अमीबा को गति के समय तथा भोजन को खाते समय बिगड़ते और बनते रहता है। यानी कि ये हेल्प करता है पेसिडोपोडिया खाना में और लोकोमोशन करने में। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? ये लाभ होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चल पाता है, साथ साथ खाना खा पाता है। मैंने यहाँ लिख दिया है, हेल्पिंग इन लोकोमोशन यानी गति में मदद करता है, हेल्पिंग इन न्यूट्रिशन यानी कि भोजन में मदद करता है। क्या मदद करता है? पेसिडोपोडिया यानी कि पदार्थ, अमीबा के पैर, उसको हम अमीबा के पैर भी बोलते हैं। अमीबा की बदलती हुई आकृति पदार्थ के बनने के कारण होती है। अमीबा का शेप साइज क्यों बदलता है? क्योंकि वो अपना पैर बनाता रहता है और हटाता रहता है, जो उससे गति प्रदान करता है और भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। एक चीज जान जाओ, हम ह्यूमन के शरीर में भी व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है, जो सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है, और वो भी अपनी आकृति बदलता रहता है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित ऑर्गेनिज्म है और उसका एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है अमीबा का, कि एक ही सेल से सारा बॉडी बना है, सब काम कर रहा है। लेकिन उसके कंपेयर में हमारा व्हाइट ब्लड सेल एक सिंगल सेल का तो बना है, उसकी आकृति भी बदलती रहती है, लेकिन वो छोटा सा भूमिका निभा रहा है आपके ब्लड के अंदर। फाइटर्स कहलाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो देखो कि वो क्या काम कर रहा है ब्लड के अंदर, और एक सिंगल सेल वाला अमीबा सारा काम कर ले रहा है। मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि ब्लड सेल्स, पेशी कोशिकाएं, और नीचे में जो दिखाया गया है, ये जो तर्कु रूपी जो बेटा सेल्स आप देख रहे हो, वो ये स्ट्रक्चर, ये आपके पेशी मसल सेल है। मसल्स में आपको इस टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है ब्लड सेल्स, तो आपने देखा गोल वाला ब्लड सेल्स था, पेशी था, तर्करूपी, तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स की बात की गई है, दिखाई गई है एबीसी में। देखिए वो अभी फिर से दिखाते हैं। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती हैं। आप बोलोगे मैम इनका अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों है, इनका अलग अलग बनावट क्यों है? बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। हर एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो उसका अलग अलग काम है, दैट्स वाई उनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, चेंज है एक दूसरे से। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय होती हैं, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। आपको गोल दिखेगा, चपटा दिखेगा, लंबा दिखेगा, तर्करूपी दिखेगा। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके सिरे नुकीले होती हैं। इसकी बात कर रहा है, मैं सब इरेज कर देती हूँ यहाँ से ताकि साफ साफ दिख सके। यहाँ पे देखोगे ये जो सेल है इसी की बात की जा रही है। तर्करूपी का मतलब हो गया किनारे पे जो ये पार्ट होता है थोड़ा पतला होता है और बीच में थोड़ा मोटा होता है, इसी को तर्करूपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और इनका आकार तर्करूपी होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स सेल। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे पेड़ों में ब्रांचेज होते हैं, जैसे पेड़ ऐसे बना है, ऐसे देखोगे ऊपर में फल लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, उसी तरीके से ब्रांचेज कहलाते हैं। ये शाखाएं होती हैं, हिंदी में शाखाएं बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रांचेज बोलते हैं। तो ये कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं यानी ब्रांच निकले होते हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स की बात की जा रही है। न्यूरॉन्स सेल्स क्या करता है कि आपके माइंड से मैसेज को लेके पूरे बॉडी में स्थानांतरित करता है, भेजता है, ट्रांसफर ऑफ मैसेज का काम करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। कौन? ये न्यूरॉन्स सेल, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, यानी हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है किसी भी डिफिकल्ट या अच्छे सिचुएशन में, और कोऑर्डिनेट करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ये न्यूरॉन सेल है। ठीक है, इट इज अ न्यूरॉन सेल। लिख देती हूँ। मैम तर्करूपी पेशी कोशिका का कार्य क्या है? ये हमारे बॉडी के मसल्स में पाया जाता है। मसल्स में क्या काम होता है? स्ट्रेचिंग, फैलाने का, उसको सिकोर करके अगर काम करना है, ये इस तरीके से कंपाइल किया गया होता है, उसको फैला रहे, उसको मोड़ रहे, उस तरीके का वो काम कर पाए। सब तरह का जो सेल पाया जाता है, डिफरेंट काइंड्स का जो सेल होता है, वो उसी हिसाब से बनाया गया रहता है। अब आप बोलोगे ब्रांचेज क्यों होते हैं, यानी पूरे बॉडी में ये ब्रांचेज लगे होते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी से आपको मैसेज को लेना भी है और देना भी है, और ये नीचे का सबसे लोअर पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग को आगे वाले क्लास में। कोशिका का विभिन्न संघटक क्या हुआ? जैसे एक मान लो कि एक ये सेल है, सेल के अंदर ये यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड भरा हुआ होता है, पूरे में लिक्विड फैला रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो
द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, हाँ, बीच में ऐसे गोल स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, बट इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, राइबोसोम रहेगा, गोल्गी बॉडी रहेगा, और ये पूरा ऐसे ऐसे पूरा सब लाइसोसोम रहेगा, ये पूरा फैला रहता है। साइटोप्लाज्म में ही तो सब कुछ प्रेजेंट होता है ना, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, वैक्यूल्स हो, प्लास्टिड हो, सब उसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? ये लिक्विड में। और जो भी चीजें आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है वो कोशिका का संघटक कहलाता है, या सेल का कोशिकांग भी बोलते हैं। कोशिका का अंग भी बोलते हैं, कोशिकांग शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा? सबको याद रहेगा? यस ठीक मैम, है। तो कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होते हैं। बाहर में ये झिल्ली देख रहे हो ना, जो इसको घेर के रखी है ताकि ये बाहर ना जाए, ये झिल्ली होती है। अगर ये एनिमल्स का सेल है तो इस बाहर वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली। अगर ये एनिमल्स का सेल है तो इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर यही रहेगा, ऐसा डबल रहेगा बाहर का स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा तो नहीं रहता, एक्चुअली ऐसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं फिर? एनीवन? बाहर वाले को क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल मैम, और अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन। इनर सेल, बाहर वाले को सेल वॉल बोलते हैं, अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल है, क्योंकि ये प्लांट रहता है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, और ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेजर, दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हमारे प्लांट सेल में बाहर में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। आगे देखेंगे। ठीक है, ये झिल्ली क्या करती है? जो बाहर की झिल्ली होती है, ये जो झिल्ली होती है, ये क्या करती है? पौधे एवं जंतु की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। बाहर वाली जो झिल्ली होती है बेटा, दोनों प्लांट में चाहे एनिमल में, बाहर वाली झिल्ली का क्या काम है कि उसको स्ट्रक्चर फिक्स कर देता है। आपके बॉडी का जो बाहर का चमड़ा होगा, आपके बॉडी को एक साइज दे रहा होगा। जो हमारे बॉडी में बाहर की चमड़ी है, डेट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसी तरीके से वो उसको फिक्स करके रखता है। तभी तो अगर फिक्स कर दिया है किसी चीज को ऐसे बांध के, तो स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो पौधे और जंतु की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में एक और बाहरी लेयर होता है जिसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या काम करता है? वो भी स्ट्रक्चर प्रदान करता है, बाहर के स्ट्रक्चर को और मजबूती से पकड़ा रहता है। आगे पता चलेगा और क्या क्या फायदा है सेल वॉल होने का, जो कि प्लांट में पाया जाता है। और क्यों प्लांट में ये पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं, ये भी पता चलेगा। वेट, यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति आकृति को एकदम और फिक्स कर देता है, आकार को बहुत तेजी से पकड़ता है। दृढ़ता का मतलब होता है और मजबूती प्रदान करता है। जीवाणु कोशिका में भी सेल वॉल पाया जाता है, याद रखिएगा। जीवाणु कोशिका में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब कोशिका के साइज पे चले आते हैं। सजीवों में कोशिका का साइज होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, जिसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहते हैं, उसके बराबर छोटा हो सकता है। जो सजीवों में सेल्स का साइज होता है, इतना छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी होता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, यानी कि बहुत छोटी होती हैं, और उनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि वो नग्न आंखों से, हमारी ओपन आई से नहीं दिखती है। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा करके, यानी मैग्नीफाइंग करके उसको बड़ा करके देखना होता है। सबसे छोटी कोशिका का जो साइज होता है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, दो चीज यहां पे याद रखना है आपको, लिख दिया मैंने 1 2, याद रखिएगा आप लोग। जो कि जीवाणु कोशिका है। कौन? जीवाणु कोशिका जो है सबसे छोटी कोशिका है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, किसकी है? तो जीवाणु कोशिका की है। और साइज कितना होता है? 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। फिर पूछेगा कि सबसे बड़ा जो सेल होता है वो किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का, जिसका साइज 170 mm से लेके 130 mm तक होता है। 170 mm इंटू 130 mm तक होता है। जब आप एक अंडा लो, अंडा हम लोग खाते हैं, अंडे को उबालिए खाने से पहले और उसको छीलिए। जैसे आप छील के देखते हो तो उसका सफेद भाग कड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले वो लिक्विड था, अब वो जम जाता है। सफेद वाले भाग को हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। सफेद वाले को, सफेद वाले के बीच में आपको पीला सा, उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, केंद्र में पीला भाग मिलेगा। ठीक है, पीला भाग मिलेगा, और पीला भाग क्या है? योक है। ठीक है, बहुत लोग योक बोलते हैं उसको, YOLK, योक होता है येलो वाला पार्ट।
यह एक सिंगल सेल का भाग है, एक सिंगल सेल का भाग है, याद रखिएगा। और अगर हम देखना चाहें तो इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। इसको हमको देखने के लिए किसी भी बड़े आवश्यक नहीं है कि बड़ा वाला हमको किसी तरह का माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। क्या हाथी और चूहे की जो कोशिकाएं हैं बड़ी होती हैं? एक चीज याद रखिएगा, चूहा हो या हाथी हो, अगर जो भी काम करना है सब में सेल जैसा जरूरत हो उसी हिसाब से होता है। जैसे बड़ा काम करना है तो चूहे में भी सेल बड़ा हो सकता है, हाथी में भी बड़ा हो सकता है। देखते हैं कैसे। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। यानी हमारा साइज बड़ा है या छोटा, हमारी हाइट बड़ी है या छोटी, इससे डिपेंड नहीं करता कि हमारा सेल का साइज छोटा होगा। एक एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारी छोटी लड़कियां भी होती है हाइट में कम, बहुत सारी लंबी लड़कियां भी होती हैं। दोनों में इंटेस्टाइन पाया जाता है, लेकिन इंटेस्टाइन की जो लंबाई होगी क्या दोनों में अलग होगी? नहीं मैम। इंटेस्टाइन नो की मैम। लंबाई बच्चा दोनों में फिक्स होगा, जो होता है वही होगा दोनों में। और दोनों के पेट में आपको पता है ना, इंटेस्टाइन ऐसे 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 लपेट के होती है पेट के अंदर, यस मैम। तो वो दोनों में चाहे लंबी लड़की हो या छोटी लड़की, सब में उसी टाइप से स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो इस हिसाब से अरेंज किया गया रहता है। तो बोला जा रहा है कि किसी भी सेल का जो साइज है वो पौधे अथवा जंतु के साइज से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हैं या लंबी हैं। कोशिका के साइज का संबंध उसके काम से होता है। अगर कोई सेल इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो वो बड़ा होगा, चाहे वो चूहे में हो या चाहे हाथी में हो। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी और चूहे दोनों में लंबी एवं शाखान्वित होती हैं, यानी कि न्यूरॉन सेल्स दोनों में लंबा होगा, दोनों में बड़ा होगा। आप उसकी साइज को देख के उसमें मत जाइएगा, उसके बॉडी को देख के। वह साथ साथ वो दोनों एक ही काम करते हैं, वो संदेश का स्थानांतरण का काम करता है, यानी कि बॉडी का जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हेड से लेके उसके टो तक पहुंचाता है। दोनों में सेम काम कर रहा है। एक यहाँ पे नाम मैंने दिया है, जैसे कैसे ऐसा हो सकता है, आप अभी पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना एवं प्रकार, इसमें पता चलेगा आपको। प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं, हम सबके अनेक अंग हैं। पाचन अंगों के विषय में हम पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। यानी कि जो अंग खाना में भाग ले रहा है वो न्यूट्रिशन पाचन तंत्र बनाएगा, जो मल का त्याग करने वाले अंग हैं वो सब आपस में मिलके उत्सर्जन तंत्र बनाएगा। तो सब मिलके बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग काम करता है। जैसे श्वसन में बहुत सारा अंग, लंग्स है, नाक है, ट्रैकिया है, सबका अलग अलग काम है। जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। खाना को पचाना, उसको बॉडी में, स्वांगीकरण का मतलब होता है जब खाना पच जाता है तो कैसे ब्लड में पहुंचता है, उसी को स्वांगीकरण बोलते हैं। अवशोषण का मतलब कैसे आप एब्जॉर्ब करके बाकी जो फेस है, जैसे से मल है, उसको बाहर निकालते हो एब्जॉर्ब करके। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट एवं विशेष काम को करते हैं। हर एक प्लांट का ऑर्गन होता है जो अलग अलग काम करता है। यहाँ पे एक मैंने लिखा है वास्कुलर टिश्यू, इसको बोलते हैं हिंदी में संवहन उत्तक। मैं यहाँ लिख देती हूँ संवहन उत्तक। और ये दोनों हैं, जाइलम और फ्लोएम का नाम आप सुने होंगे। जाइलम और फ्लोएम बेटा दोनों संवहन उत्तक हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है। जाइलम जल और खनिज लवण को रूट से ले जाता है ऊपर की ओर, लेकिन फ्लोएम जो बेटा है खाना को सभी दिशाओं में फैलाता है। ठीक है, हाँ महनाज बोलो बेटा। गलती से हो गया था मैं। कोई बात नहीं। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट अथवा विशेष काम करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जड़ क्या काम करती है? जल एवं खनिज के अवशोषण में सहायता करती है, हम लोगों ने ये पढ़ा है। और पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां भोजन के सिंथेसिस का कार्य करती हैं, भोजन को बनाने का काम। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है। बहुत सारा जो जो भी छोटा छोटा आप जो भी अंग देख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। कोई भी अंग, एक आपका कोई भी ऑर्गन है, हाथ की ही बात कर ले, और बहुत सारे छोटे छोटे अंगों से, बहुत सारे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। उत्तक को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे हाथ के जो उत्तक होंगे वो एक टाइप के होंगे, आंख के उत्तक वो अलग टाइप के होंगे। वो हाथ और आंख के उत्तक क्या एक जैसे होंगे? हाँ, और आंख का जो, नहीं। हाँ, सब अलग होगा। पैर और हमारे हमारे जो सर का उत्तक होगा वो भी अलग होगा। लंग्स और किडनी के उत्तक अलग अलग होंगे। तो कहने का मतलब सबका सेल भी अलग है, तभी तो उत्तक अलग है ना? क्लियर? बिकॉज उन सबको अलग अलग काम करना है, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। पहली तो समझ में आ गया कि अंग उत्तक के बने होते हैं। अब ये बच्ची को समझ में आ गया, यह जो पहली है कि सभी अंग
उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं का बना होता है। लेकिन सजीव की जो संरचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, वो कोशिका ही है। कोशिका के भाग क्या है? एक जो सेल है उसका सेल का क्या भाग होता है? ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले है कोशिका झिल्ली। इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। इसको अगर इंग्लिश में बोले बेटा तो ऐसे बोलेंगे, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। बट इसके अलावा भी एक बाहरी लेयर होता है जिसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो प्लांट में पाया जाता है। कोशिका के मूल घटक। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। बट आपकी जो कोशिका है उसका मेन जो कंपोनेंट है वो है बाहर का कोशिका झिल्ली, जो दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में। कोशिका झिल्ली, कोशिका का द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और बीच का केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। ये जो झिल्ली होती है, बाहर का जो लेयर होता है जो अंदर के सामान को एक तरीके से बनाए रखता है, उसी को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जो एक सेल से मान लो दूसरा सेल अगर यहाँ पे है तो इसको अलग करता है इसी झिल्ली के द्वारा। दो सेल्स आपस में यहीं से अलग होते हैं, इस बीच वाले पार्ट से। ये जो झिल्ली है एक सेल को दूसरे सेल से मिलने नहीं देती, यानी कि उसका जो पदार्थ है वो दूसरे सेल से नहीं मिलता, इसी बाहरी वाली लेयर के कारण, जिसको कोशिका झिल्ली हम बोलते हैं। और इसी माध्यम से अलग करती है, इसी झिल्ली के द्वारा अलग करती है चीजों को। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोले फलक? ठीक है। और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहां लिखा है, ध्यान से देखना, कि कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात ये जो सेल मेम्ब्रेन है या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि अगर हम एनिमल्स के सेल की बात कर रहे हैं तो बाहरी वाला लेयर तो यही है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन, मान लो इसको मैं खोल के ऐसे दिखाऊं तो छेद 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 बना होता है, इस पे छोटा छोटा छेद होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये सरंध्र होती हैं। सरंध्र का मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारा स्टोमाटा होता है ना लिप्स में, उसी तरह इसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, इसलिए इसको सरंध्र बोलते हैं। तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियंत्रण करती है। क्योंकि ये जो छोटा छोटा छेद बना हुआ है इसमें, ये इसलिए बना है कि अगर सेल से पानी, पूरे बॉडी के सेल्स को पानी तो चाहिए, तो पानी, नमक, ये सब जो जरूरी चीजें हैं ये छेद से अंदर आ सके, और बाहरी चीजें सेल से, गंदी चीजें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस सेल से बाहर निकल सके। समझ में आया कि ये छोटा छोटा वहां पे स्टोमाटा जैसा छेद क्यों बना हुआ है? आया समझ में? यस मैम। ये देखो, ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म अंदर वाले भाग को। यहाँ पे बाहर में जो होता है वो सरंध्र होता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन सरंध्र होता है, यानी छोटा छोटा उसमें छेद पाया जाता है। ये यही वाला है जो प्याज वाला स्लाइड है जो आप लोग देखे हो। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्याज वाला जो स्लाइड देखे होगे ऊपर में, एक बार फिर से आते हैं यहाँ पे। तो प्याज वाले के बाहर में भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्योंकि ये प्लांट का है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? जिसको आप बोल रहे हो, तो वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वही चीज को वहां पे उन्होंने डीपली बताया है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्लीज, ठीक है, जस्ट और कुछ नहीं है कि कैसे प्याज का जो वो जो व्हाइट वाला छिलका निकालोगे, जो बीच से चिमटी की सहायता से फिर उसको रखोगे, उस पर मिथिलीन ब्लू की एक बूंद डालोगे और फिर कवर स्लिप चला के इसको फिर माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आपको दिख जाएगा वो जो जरूरी चीजें हैं, कोशिका झिल्ली है, आपको दिख जाएगी। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। प्याज की जो कोशिका है कोशिका झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है, जिसको सेल वॉल भी बोलते हैं। सॉरी, ये कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सॉरी, कोशिका भित्ति जो होती है वो बाहर का एक लेयर होता है। तो वही बताया गया, जो प्याज के छिलके को ऐसे ऐसे देखा जाता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे तो बना हुआ है, इसके बाहर में आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, बट इसके बाहर में भी एक लेयर दिखता है आपको। वो जो बाहरी लेयर होता है वो सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल वॉल। सेल वॉल, दीवार, यानी कि सेल की दीवार होती है बाहर में। जिस तरह हमारे कमरे के अंदर में भी एक लेयर होता है और बाहर में लेयर होता है, तो बाहर वाले को आप दीवार बोलते हो और अंदर की दीवार, उसी तरीके से हमारे पौधों में भी पाया जाता है। तो प्याज की कोशिका की जो बाहरी सीमा थी वो कोशिका झिल्ली, लेकिन जो एक और दृढ़ आवरण होता है जो बाहर की कोशिका झिल्ली को और मजबूती से पकड़ा रहता है, उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, जैसे फलक ने भी बताया। कोशिका के केंद्र में एक घनी और गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य, यानी कि छोटा सा जो कोशिका झिल्ली है, ये मान लो ये बाहर का लेयर, और इसके अंदर जो केंद्रक है उसके बीच में कुछ पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? तो साइटोप्लाज्म।
कोशिका द्रव्य। सोचो ना, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाएगा? ये जो केंद्रक है और कोशिका झिल्ली है, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य होगा। यस मैम। फिर इसको इसको यहाँ पे इन्होंने बताया है, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप लोग, साफ कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे आपको कोशिका द्रव्य दिखाया गया, यानी बीच वाला जो खाली स्पेस है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य फैला होगा, और ये आपका न्यूक्लियस यानी जिसको केंद्रक कहा गया है, और बाहर का जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, और उससे भी बाहर सेल वॉल है। तो प्याज की कोशिका का जो एक्सपेरिमेंट किए तो वहां पे आप लोग सेल वॉल भी देख लिए हो, इसके लिए दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया है और इस झिल्ली को दिखाया गया है। अब चले आइए, थोड़ा सा बने रहिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। और वो जो सेल के अंदर का जो भाग होता है केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच का, वहां पे जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, कोशिका द्रव्य। जेली का मतलब होता है हल्का हल्का लिक्विड टाइप का पूरा सब्सटेंस रहेगा, बहुत ज्यादा एकदम लिक्विड नहीं रहता है, पानी जैसा हल्का लिक्विड होता है, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है? कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार साइटोप्लाज्म का प्रदान कलर कर। कैसा होता है? जी, कलर लेस होता है मैम साइटोप्लाज्म की कोई कलर रहता है इसका? अभी तक तो हम लोगों ने कोई कलर के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अगर कुछ ऐसा दिया होगा तो, ठीक है। पहले देखते हैं ये आखिर क्या है, कोशिका झिल्ली की आवश्यकता क्यों होती है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक तरीके से कोशिका झिल्ली भी आकार प्रदान कर रहा है, लेकिन पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त भी एक बाहर की मोटी परत होती है, जिसको आप कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली के आकार, कोशिका झिल्ली आकार तो प्रदान करती है क्योंकि अंदर का आवरण होता है, और पौधों में कोशिका झिल्ली के अलावा भी एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यानी अंदर में सेल मेम्ब्रेन जो जो आकार दे रहा है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो भी फूड वैक्यूल्स हो, मान लो प्लास्टिड हो, जो भी चीजें सेल में पाई जाती हैं, सेल के कोशिकांग जिसको आप बोलते हो, कोशिका के संघटक जिसको आप बोलते हो, उसका साइटोप्लाज्म है जो भी है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कोशिका भित्ति भी उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट ही करती है। कैसे? पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, जब अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो सोचो कितना धूप होता होगा, उस टेम्परेचर को सहन करने के लिए बाहर में एक कोशिका भित्ति बना दी गई। भगवान ने सबको सोच समझ के बनाया है ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। तो कोशिका भित्ति क्यों? क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव होता है। हम तो पैदल चल के या हम अपने पैरों से चल के अपने घर में आ जाते हैं और कंबल में छिप जाते हैं, जाड़ा आता है तो, विंटर आता है तो, गर्मी आती है तो चल के हवा खा लेते हैं, बट पेड़ों को तो एक ही जगह टिके रहना है ना, और उनको वो सारी चीजें बर्दाश्त करनी है जो हम फेस करते हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन, बहुत तेजी से चलने वाली झंझावत पवने यानी कि तूफान, चक्रवात, तीव्र गति से चलने वाली हवा, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए बाहर का सेल वॉल बनाया हुआ है ताकि वो आसानी से सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर ले, सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। हमारे सारे पौधे इन सब चीजों से अफेक्टेड है क्योंकि उनको झेलना पड़ता है। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेकेंसिया, इलोडिया अथवा रुयु की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। इस तरीके का जो भी ऑब्जर्वेशन आप इन जो पत्तियां हैं उस पर आप कर सकते हो। तो आप समझ में आ गया होगा कि आखिर सेल वॉल की जरूरत क्यों है। उस तरीके का अगर कोई भी आपको धूप में रख दे ज्यादा देर तक, छत पे जाओ, ज्यादा धूप है, आप चले आओगे घरों में, सभी चीजों से आप लड़ सकते हो, भाग सकते हो, बट पेड़ बेचारे, इसलिए वहां पे सेल वॉल की जरूरत है। जहां भी दिमाग में आए कि सेल वॉल कहां होता है, बस आसानी से याद कर लेना कि किसको एक एक्स्ट्रा कंबल की जरूरत उसे होगी जिससे ज्यादा ठंडी लगेगी, एक्स्ट्रा उसको जरूरत होगी जिससे ज्यादा गर्मी लगेगी, एक्स्ट्रा फैन की, एक्स्ट्रा नमी की, तो नमी को बरकरार रखता है, टेम्परेचर से बचाता है, ये सारे काम करता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग किए होंगे स्कूल वगैरह में, टूथपिक आता है, या अगर टूथपिक नहीं है तो आप माचिस ले सकते हो, और वहां से जो मसाला लगा रहता है माचिस वाले तिल्ली से, वहां से हटा सकते हो फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को, और अपने अंदर टूथपिक को लेके खुरेचो, अपने गाल को थोड़ा सा खुरेचो, या आप तिल्ली से भी कर सकते हो, माचिस की तिल्ली से, जैसे आप खुरचोगे तो वहां पे कुछ लग जाएगा स्किनी टाइप का, उसको कांच की स्लाइड पर रखे पानी में रखना है, और इसमें आयोडीन विलियन 1-2 बूंद डाल सकते हो आप, अगर आयोडीन विलियन नहीं है तो आप मिथाइलिन ब्लू भी 1-2 बूंद डाल सकते हैं, और इसको आपको उस सेल को जो आपने रखा है उस पर डालने के बाद देखना है माइक्रोस्कोप से, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको खुरची हुई परत में बहुत सारे सेल्स दिखेंगे, यानी कि टूथपिक से आपने थोड़ा खुरचा लेकिन आपको बहुत सारा उसमें सेल्स दिखेगा। ठीक है, आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और केंद्रक को पहचान सकते हैं। कहने का मतलब, जब आप यहाँ पे सेल्स देखेंगे अनेक प्रकार के, अपने जो चिक के सेल्स को लेके जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तब वहां पे आसानी से पहचान जाओगे कि कोशिका भित्ति है या नहीं। पाओगे कि नहीं, कोशिका भित्ति होगी कि नहीं होगी? होगी मैम।
चिक वाले सेल्स में भी कोशिका भित्ति होगी, सेल वॉल होगा? नहीं 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 होगा। सोच के बताओ। मैम पेड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, पेड़ की कहाँ, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आपको मैम टूथपिक से अपने चिक को, अपने गाल जो है ना अंदर में गाल नहीं है जो नहीं जीभ से टच करते हैं, उसको खुरेच के निकालना है, उसके सेल्स को। नहीं नहीं मैम, नहीं होगी मैम क्योंकि सेल एनिमल मेम्ब्रेन होगा। हाँ, तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं कि क्या आपको वहां पे सेल वॉल दिखेगा? नहीं मैम। नहीं वही नहीं। पूछ रही हूँ, एक बार पलट के बोला हाँ मैम दिख जाएगा, तो मैंने सोची कैसे दिखेगा भाई, तो गाल का सेल्स है, चिक का है ना, आप लोग खुदेड़ लेना अपना अंदर का जो दोनों साइड का गाल होगा ना, जीभ से टच करके देखो अंदर के गाल को, वहां पे खुदेड़ना अपनी टूथपिक से और फिर उसको ऑब्जर्व करके देखना वहां सेल मेम्ब्रेन मिलता है कि नहीं, सेल वॉल मिलता है कि नहीं। सेल मेम्ब्रेन मिलेगा लेकिन सेल वॉल नहीं होगा। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को आप पहचान सकते हो आसानी से। जंतु कोशिका में क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंट होती है। सेल वॉल उनमें नहीं होता है एनिमल सेल्स में, बिकॉज क्योंकि हम एनिमल्स एक दूसरे से दूसरी जगह चल सकते आ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज को समझाया गया है। कोशिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। ये मनुष्य के गाल के सेल्स हैं। अब आप यहाँ आसानी से देख सकते हो, ये जो एक्सपेरिमेंट अपने गाल के सेल्स को निकाल के आपने किया, ये जो गाल के सेल्स आपने निकाले थे उसका रियल एक्सपेरिमेंट का पिक यहाँ डाल दिया गया है। जब देखा गया तो ऐसा दिखा था। तो इसमें क्या क्या था, केंद्रक था, कोशिका द्रव्य था, कोशिका झिल्ली थी। ठीक है, एक और चीज आपको मिलेगा, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये जो केंद्रक देखते हो, केंद्रक के बाहर में भी आपको एक झिल्ली नजर आ रही होगी काली काली सी, देख रहे हो? यस मैम। तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल के बाहर के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक आवरण, एक परत या एक चादर जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आपके केंद्रक को भी कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि केंद्रक का कोई भी चीज, मान लो ये प्रोटेक्टेड नहीं रहता, इससे घिरा नहीं रहता तो फैल जाता ना पूरे तरीके से सेल साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए इसको भी कवर करके रखा गया है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। कोशिका द्रव्य क्या है, एक जेली जैसा पदार्थ है। जेली अगर खाए हो, जैम जेली सब खाए होंगे। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है, फैला हुआ होता है। कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग या आप सेल ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय भी बोलते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब आपको साइटोप्लाज्म में पड़े हुए आराम से मिलेंगे घूमते हुए। ठीक है, ये सेल की जो अंदर की झिल्ली है, ये जो केंद्रक न्यूक्लियस के जो बाहर की आवरिंग है उसको केंद्रक झिल्ली बोला गया है, वही मैंने यहाँ पे बनाया था। हाँ, दिया है आयशा। सजीव कोशिका का यह महत्वपूर्ण भाग होता है उसका केंद्रक। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन चीज है केंद्रक, क्योंकि केंद्रक में ही हेरिडिटी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। सामान्यतः यह गोलाकार होती है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होती है। इससे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है, यानी कलर डाल करके। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली के द्वारा अलग रहती है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यानी केंद्रक के बाहर, केंद्रक है मान लो ये पूरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर भी एक आवरण होगा, इसी को केंद्रक आवरण कहा गया है, जो मैंने यहाँ लिखा है केंद्रक झिल्ली। यानी कि आपका जो ये न्यूक्लियस है उसके बाहर भी एक आवरण है, वही बोला गया केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण। और ये झिल्ली भी सरंध्र होती है, यानी कि ये जो बाहर की, जो केंद्र के बाहर की आप झिल्ली देखे हो, उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमाटा जैसे छेद होते हैं, ताकि ये भी क्या करती है, अंदर में भी तो पानी जाना चाहिए और बाहर का, अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो बाहर आना चाहिए। तो ये छेद जैसा नहीं रहेगा, ये छेद जैसा बेटा अगर नहीं रहेगा तो फिर अंदर से आएगा कुछ कैसे और बाहर जाएगा कुछ कैसे, इसलिए छेद होता है ताकि अंदर कुछ जा सके और बाहर कुछ आ सके। अंदर जाएगी क्या, जरूरी चीजें, बाहर आएगी क्या, बेकार चीजें, है ना। खाना खाओगे तो अंदर खाओगे, यूजफुल है, बाहर क्या निकालोगे, मलमूत्र निकालोगे क्योंकि ये बेकार है ना। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी संघन संरचना दिखाई देगी। आपको केंद्रक के अंदर भी अगर ध्यान से देखोगे, बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग वाला जो सूक्ष्मदर्शी होगा, जो छोटी चीजों को बहुत बड़ा कर देता होगा, उसके अंदर, केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा आपको गोल संघन संरचना दिखेगा, जिसे केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर भी आपको न्यूक्लियस पाया जाएगा, जो कि न्यूक्लियोलस कहलाता है या केंद्रिका कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, समझ गए कि आपके न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस छिपा हुआ है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, यानी कि इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जो क्रोमोजोन कहलाते हैं। क्रोमोजोन को हम गुणसूत्र बोलते हैं, और इसी क्रोमोजोन पे जीन चिपका होता है, जो जीन क्या है, आपके पेरेंट्स से गुणों को आप में लाता है, आपसे आपके बच्चे में ले जाएगा, इस तरीके से हेरिडिटी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, माँ पिता के गुण को बच्चों में ले जाता है, उनके बच्चे से फिर उनके बच्चे में ले जाता है। तो जीन इज द कैरेक्टरिस्टिक यूनिट। हेरिडिटी यूनिट क्या है, तो जीन है। जीन को GEEN लिखते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे, समझा देती हूँ अभी।
गुणसूत्र ये हमेशा आपको नहीं दिखेगा। जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है, यानी कि जब स्पर्म और ओवन मिल करके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि उसमें तरह तरीके का एक तरीके से मल्टीपल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तब ये आपको वहां पे दिखाई देगा गुणसूत्र, क्रोमोजोम, क्योंकि उसी समय उसका काम है कैरेक्टर को ले जाना। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझते हैं, यहाँ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका है पूरा सेल है, और हम ये एनिमल सेल्स लिए हैं इसलिए सिंगल सेल का बना हुआ है, और बाहर का सेल मेम्ब्रेन है जिसको हमने लिखा भी है सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, और न्यूक्लियस के अंदर में मैंने रेड बनाया है, न्यूक्लियोलस मैंने लिखा है इसको। एक मिनट, ध्यान से देखना, आपको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। इसके अंदर में रेड कलर का है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। लेकिन ये आपको क्रोमोजोम कहाँ पाया जाएगा? आपके न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा, आपके केंद्रक में पाया जाएगा। धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, धागे जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है, पता नहीं दिखा है कि नहीं आप लोगों को। धागे जैसी संरचनाएं होती हैं आपके केंद्रक में, जिसको मैं बाहर निकाल के दिखा देती हूँ कैसा होता है, देख लो थोड़ा। ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये आपको न्यूक्लियस है, मैंने बाहर निकाल दिया आपके केंद्रक को, ये काले वाले भाग को। ठीक है, और इसमें आपका पाया जाता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम मान लो ये लंबा लंबा स्ट्रक्चर है, ये हर एक लंबा लंबा स्ट्रक्चर है। इस पे आपको दिखेगा छोटे छोटे दोनों साइड लगे होते हैं दाने दाने, और जो छोटे छोटे आप देख रहे हो वो जीन है, जो कि क्रोमोजोम क्या है, ये लंबा लंबा जो है वो क्रोमोजोम है। समझ गए? जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। समझ में आया? और यस ये मैम। क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? आपके केंद्रक में पाया जाता है, सेल के केंद्रक में पाया जाता है। दिखाया है, यहाँ पे लिखा भी है। केंद्रक में होती है धागे जैसी संरचना होती है, जैसे मान लो ये केंद्रक है, इसमें ऐसे ऐसे धागे जैसा संरचना होगा, और उस पे जीन मौजूद होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। यही लिखा है कि इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जो क्रोमोजोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक है। धारक का मतलब जीन को अपने पे धारण किए हुआ है, रखा हुआ है अपने पे, कौन? क्रोमोजोम। तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि पेरेंट्स से बच्चे में ले जाते हैं। गुणसूत्र सेल विभाजन के समय, यानी कोशिका विभाजन के समय ही आपको दिखेगा, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखता है। जीन के बारे में पढ़ लेते हैं। जीन क्या है? जीव सजीवों में आनुवंशिकी की इकाई है, यानी हेरिडिटी प्रॉपर्टी को ले जाता है, हेरिडिटी यूनिट है। यह जनक से संतान को आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण का नियंत्रण करता है। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण, आपके माता पिता से कुछ लक्षण आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो हो सकता है कि आपकी आंखें भी भूरी हो। माता के बाल घुंघरैले हैं तो हो सकता है कि आपके भी बाल घुंघरैले हों। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। जब इधर से फादर का जीन आया, इधर से मदर का जीन आया, तो दोनों मिलके हो सकता है कि कुछ अदर भी हो सके, बाल अलग भी हो सके। जैसे कि माँ का बाल घुंघराला है बट बाबूजी का घुंघराला नहीं है, तो हो सकता है बच्चे का जो बाल होगा दोनों का थोड़ा मिक्सर टाइप का होगा, ना बहुत ज्यादा घुंघराला ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है। ठीक है। वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। केंद्रक आपके आनुवांशिक यानी हेरिडिटी प्रॉपर्टी को ले जाने के अलावा भी बहुत सारे सेल के काम है, उसको भी कंट्रोल करता है। कोशिका सजीव के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। कोशिका का सभी जो समग्र एक रूप से मिला हुआ जो संघटक आप देखते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जनरली जो आपके केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है, आपके न्यूक्लियस में भी एक लिक्विड होता है, जैसे आपके सेल में न्यूक्लियस सेल में जैसे द्रव्य होता है जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो, उसी समान आपके केंद्रिका में भी द्रव्य होता है। और उन दोनों द्रव्यों को मिला करके यानी सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म और वो जो आपका जो पाया जा रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। यही लिखा है कि इसमें केंद्रिका द्रव्य और साथ साथ कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ है, यानी जो लिक्विड है वही किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग पदार्थ है, यानी जिंदा चीज वही है। इसलिए डॉली वाले केस में जिसका न्यूक्लियस लगा निकाल करके उसमें इम्प्लांट किया गया था उसके यूटेरस में, उसके सेल में, तो ज्यादा लक्षण उसी भेड़ का दिखा था जिसका न्यूक्लियस लिया गया था। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही मेन चीजें होती हैं, क्योंकि वही लिविंग हमारा सब्सटेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। पहले जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है? देख लेते थोड़ा। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। जीवाणु का जो कोशिका होता है, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जैसा अच्छे से सजा नहीं होता है। सुसंगठित का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज,
उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, ध्यान से देखना, इसमें जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक के बाहर की जो झिल्ली है, जैसे अंदर में, जैसे ये पूरा सेल है, सेल के अंदर जो केंद्रक है, इस केंद्रक के बाहर भी झिल्ली होना चाहिए, लेकिन इस चीज का अभाव रहता है किसमें? जीवाणु में। इसलिए बोला जाता है कि ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, और साथ साथ इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स भी बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि केंद्रक का आवरण नहीं है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और इस प्रकार के सेल वाले जंतु को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जीवाणु के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी इसके उदाहरण है, क्योंकि उनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर में केंद्रक का आवरण नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। यानी जो लिविंग चीजें हैं, कहने का मतलब लिविंग इन द सेंस की जैसे प्लांट है और एनिमल है, उसके केंद्रक के बाहर एक केंद्रक आवरण आपको दिखेगा, केंद्रक झिल्ली दिखेगी। कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, इसी की वजह से इसको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और इस टाइप के एनिमल्स को यूकैरियोट्स कहते हैं, और इस टाइप के जंतु को यूकैरियोटिक एनिमल कहते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में इतना सही डिफरेंस है कि दोनों में जो केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक के बाहर में झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोटिक में केंद्रक में जो बाहर का एक झिल्ली होता है वो प्रेजेंट होता है। समझ में आया? यस। ठीक है, बस खत्म है। थोड़ा सा प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का ऑब्जर्वेशन करते समय हमने कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान देखा था, और वो खाली स्थान थोड़ा सा बड़ा था। ये रितिका, इसे रितिका कहते हैं। रितिका का मतलब ही होता है खाली स्थान। ये जो बड़ा सा खाली स्पेस देख रहे हो, एक मिनट समझा देती हूँ। ये जो अंदर में बहुत सारा खाली स्पेस देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड रितिका, लिखा भी है, दिख रहा है? यस मैम। और ये जो होता है आपके प्लांट में एक ही रितिका होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, प्लांट के बीच में, प्लांट सेल्स में आप देखोगे बीच में खाली स्पेस होता है जिसको रितिका बोला गया है, और इधर साइड देखो एनिमल सेल्स दिखाया गया है, येलो वाला एनिमल सेल्स है, उसमें देखो डिफरेंस ही समझ लो आप लोग। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा रितिका दिखेगा कंपेयर टू प्लांट सेल, 1 2 3 4। तो इसमें ज्यादा रितिका है, किसमें ज्यादा रितिका है? जंतु वाले में। जंतु वाले। एक और चीज देखना, ये जो सेल कोशिका झिल्ली है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो जंतु के बाहर एक ही लाइन, एक ही लेयर दिख रहा होगा, सिंगल लेयर। लेकिन प्लांट वाले में ध्यान से थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, प्लांट वाले में डबल लेयर दिख रहा है। दिख, यस मैम, 2 है। प्लांट का जो अंदर का जो सेल का लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और बाहर वाले को, यहाँ पे देखना इधर साइड दिखाया गया बाहर वाले लेयर को इन्होंने सेल भित्ति कहा है, कोशिका भित्ति कहा है, ठीक है। साथ साथ इसका जो केंद्रक है, इसमें एक आपको केंद्रक दिख रहा होगा जिसके बीच में भी काला सा दिख रहा होगा, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, बीच वाले में। ये जो पूरा दिख रहा है ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर भी आपको एक ब्लैक दिख रहा है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो बट यहाँ पे सिर्फ केंद्रक की बात की गई है, तो आप ध्यान से उस केंद्रक को पढ़ना। इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है बेटा? केंद्रक है दोनों में, और उस केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं दोनों में, केंद्रक के अंदर में ये धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, वही है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम को भी बड़ा करोगे तो उसमें सजे धजे मिलेंगे आपको जीन, ठीक है। वहां तक बात खत्म। ये सेल के अंदर में ध्यान से देखना, यानी वैक्यूल को छोड़ दो, इसके अंदर देखना कि आपको ये जो अंदर का पार्ट है इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और वो है कोशिका द्रव। जंतु कोशिका में ये जो पूरा भरा हुआ येलो कलर का पूरा जो पार्ट देख रहे हो वो कंटेन कर रहा है आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है। जैसे लेकिन यहाँ प्लांट सेल में यहाँ पे बिखरा हुआ है ये सब, और इसी कोशिका द्रव्य में आपको प्लांट वाले में देखना हरा हरा पिगमेंट जैसा दिख रहा है, दिख रहा है हरा हरा पिगमेंट, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया गया है, इसको निकाल के, ये जो हरा हरा पिगमेंट दिखाई दे रहा है छोटा छोटा स्पॉटेड, दे आर क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, और यही क्लोरोप्लास्ट में हरा कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। यहां तक याद रहेगा सबको? तो अगर आपसे पूछेगा डिफरेंस, ये बता देना कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है, ये प्लांट में भी होती है। कोशिका भित्ति किसमें होगी, किसमें नहीं होगी? प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी, ठीक है। वैक्यूल किसमें होगा, किसमें नहीं होगा? यानी कि रितिका एनिमल सेल में ज्यादा होगी और प्लांट सेल में कम होगी। प्लांट सेल में एक ही होता है और बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में एक से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे समझा दिया गया, और कुछ खास नहीं था यहाँ पे, यही बताया गया है कि ये जो छोटा सा आप स्पेस देखे हो, बड़ा सा स्पेस, उसको रितिका कहते हैं। यह प्लांट में एक होती है और बड़ी बड़ी होती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाया गया है।
गाल की कोशिका में आपको छोटा छोटा वैक्यूल दिखा होगा रितिका, क्योंकि एनिमल्स, हम एनिमल्स है ना, हम इंसान भी एनिमल से जानवर है, उसमें ज्यादा आपको दिखेगा। बड़ी रितिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतुओं में ये रितिकाएं छोटी होती है, जो मैंने बताया वो हो गया। साथ साथ आपको प्लास्टिड के बारे में भी समझा दिया कि प्लास्टिड, इन्हें प्लास्टिड कहते हैं, जो आपको हरा हरा कलर का जो सेल्स दिख रहा है कोशिका द्रव्य में परा हुआ, उसको प्लास्टिड कहते हैं। और ये डिफरेंट कलर के होते हैं, यहाँ पे तो जनरली हरा दिखाया गया, बट ये ऑरेंज होते हैं, रेड भी होते हैं, ये दिख रहे हो, डिफरेंट कलर भी बोल सकते हो आप। उनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो हरा पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, खाना बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आप तुलना करेंगे, तुलना का मतलब आप डिफरेंस देखेंगे एनिमल और प्लांट सेल्स को, ये हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो काम किया गया है, मैंने हालांकि कर रखा है, बट मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ। यहाँ पहले लिखा गया है, इरेजी कर देते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आसानी से बताना। कोशिका झिल्ली पादप सेल में कैसी होगी, जंतु सेल में कैसी होगी, प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी? हरी अप। प्रेजेंट होगी दोनों में। दोनों में प्रेजेंट होगी, दोनों में प्रेजेंट होगी कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति प्लांट में प्रेजेंट होंगी, प्लांट में है? एनिमल्स में नहीं होंगी। हाँ, प्लांट में केंद्रक, भी और केंद्रक बोलो, आप लोग बोलो, मैं लिखती हूँ, बोलो केंद्रक। बोथ, दोनों में होगा। दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें भी प्रेजेंस होगा, ठीक है। उसके बाद केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक का जो आवरण है, दोनों में। दोनों में प्रेजेंस होगा। सिर्फ जीवाणु में और ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको नहीं मिलेगा ये, इसीलिए उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कोशिका द्रव्य पाया जाएगा दोनों में। दोनों में होगा। प्लास्टिड बोलो। पादप में होगा, जंतु में नहीं होगा। यस मैम, पादप में होता है, जंतु में। जंतु में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हरा पिगमेंट किसको जरूरी है, पौधों को, ना कि जानवर। प्लांट वैक्यूल बताओ। दोनों में होती हैं। दोनों में होती है, प्लांट में ज्यादा लेकिन इसमें मोर देन वन होगा, एनिमल्स में मोर होंगी और प्लांट में कम। ठीक है, एक होगा, सिंगल, सिंगल होगा और बड़ा होगा, एक ही होगा और बड़ा होगा, ये डिफरेंस है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कोशिका क्या होता है आप लोगों को पता है? कोशिका क्या होता है? सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल के बाहर का जो आवरण होता है। कोशिका भित्ति पौधे में मात्र पाया जाता है, क्योंकि वो और उसको टेम्परेचर और डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? हरा कलर का पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेके खाना बनाता है। गुणसूत्र आपके केंद्रक में धागे नुमा होते हैं, फैले रहते हैं, जिसके ऊपर जीन चिपका रहता है। जैसे मिठाइयों के ऊपर आप बादाम चिपकाओगे, उसी तरह जीन चिपके होते हैं। सेल के अंदर जो फैला हुआ पूरा लिक्विड पदार्थ है, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। यूकैरियोट वैसे जीव कहलाते हैं जिसके केंद्रक के बाहर में एक आवरण होता है, और जिसके केंद्रक के बाहर एक आवरण नहीं होता है उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। जीन हमारी हेरिडिटी यूनिट है, यानी हमारे जो गुण है, हमारे पेरेंट्स के गुण हमें ले जाने में काम करता है। बहुकोशिकीय वैसे जीवों को बोलते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या होता है? केंद्रक के बाहर का जो एक आवरण होता है, जिसको केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियो मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रिका क्या होती है? तो केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रक पाया जाता है, उसको केंद्रिका बोलते हैं, यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक क्या होता है ये तो पता है कि सेल के अंदर एक गाढ़ा घना पदार्थ होता है, गोल संरचना होती है, उसको केंद्रक बोलते हैं। ऑर्गेन क्या है? तो ऑर्गेन अंग तंत्र से मिलकर बना है, या टिश्यू का एक बहुत बड़ा विशाल ग्रुप है। फिर पूछेगा कोशिकांग किसे कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य में जो भी चीजें फैली हुई हैं उसी को कोशिकांग बोलते हैं। तो कोशिकांग जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्या फैला था अभी देखिए हो ना, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, ये सभी चीजें फैली थी, यही है कोशिकांग। यानी कि अगर अलग करो टर्म तो पता चलेगा कि कोशिका के अंग। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली को ही हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और ये दोनों में पाया जाएगा, प्लांट और एनिमल दोनों में। फिर प्लास्टिड क्या है? तो प्लास्टिड जो है मात्र प्लांट सेल में पाया जाएगा, जो कि कलर प्रदान करता है। प्रोकैरियोट बता ही दिया। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ का मतलब होता है पैसिडोपोडिया, जो कि अमीबा का एक बाहरी उभार है, जो खाना को प्राप्त करने के लिए वो आवरण बनाता है, और साथ साथ चलने के लिए भी वो आवरण पदार्थ जो है उसका पैसिडोपोडिया हेल्प करता है। फिर पूछे टिश्यू किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं? तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोलते हैं। फिर आ गया एक कोशिकीय क्या है? सिंगल सेल वाले जीवों को एक कोशिकीय बोलते हैं, यानी एक सेल से बना हुआ शरीर,
अमीबा, पारामीशियम। फिर पूछा रितिका क्या है, तो एक बड़ा सा खाली स्पेस जो कि पौधों में एक होता है और बड़ा होता है, साथ साथ एनिमल में एक से ज्यादा होता है और छोटे होते हैं प्लांट सेल की अपेक्षा। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक सेल है जो सिंगल सेल का बना हुआ है, मात्र एक सेल का, और ये भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है एज लाइक अमीबा। लेकिन अंतर यह है कि अमीबा एक पूरा जानवर है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इसके जस्ट अपोजिट ये हमारे बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है डब्ल्यूबीसी। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछना है? ठीक है। नो मैम। सेल क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, वो 170 इंटू 130 mm होता है। अगर पूछे सबसे बड़ा सेल तो, सबसे छोटा सेल पूछे तो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन तक का होता है जीवाणु की कोशिका। सेल पूछ रहा है तो याद रखिएगा इन दोनों चीजों को, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर पूछे कि हम एक सिंगल सेल वाले अंडे को क्यों देख पाते, क्योंकि वो बड़ा होता है साइज में। फिर पूछे जो रॉबर्ट हुक ने कब एक्सपेरिमेंट किया था? 1665 में। वो जो सेल था जीवित था या डेड था? तो डेड था, डेड था। कॉर्क था, पेड़ की छाल थी। फिर उसके लगभग बहुत दिनों के बाद जब एक बड़ा सा यंत्र बना जिसकी सहायता से हमने सजीवों की कोशिकाओं को देख पाए और स्ट्रक्चर को समझ पाए, है ना महनाज? यस मैम। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का कितना भाग होता है, तो कोशिका का तो मेन 3 ही भाग होता है। पहले एक झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, फिर कोशिका द्रव, और तीसरा उसमें छोटा सा जो गोल सघन होता है, केंद्र। ये 3 चीजें मेन होती हैं। याद रहेगा? यस मैम। बाइंड अप करें? यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।